जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल और तकरीबन 3 साल इनको हो चुके हैं डेयरी फार्मिंग में, और हर साथ 2 साल से जो है हम भी इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इनके साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे डेयरी फार्मिंग पे। डॉक्टर साहब जो हैं इनका 3 साल का तजुर्बा है। इन्होंने कोई साल जो है ऑस्ट्रेलियन कैटल पे काम किया है और 2 साल हो गए हैं इनको अमेरिकन कैटल पे काम करते हुए। तो आज 2 चीज़ों पे मेन हम बात करने जा रहे हैं। एक है डेयरी फार्मिंग की जो फिजिबिलिटी है, मोटी मोटी उस पर बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब से मैं फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये अजीब सी बात है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब जो हैं ये ना सिर्फ पूरे फार्म के मामलात को देखते हैं बल्कि फार्म के अकाउंट्स जो हैं हर चीज़ इनके हाथ से होकर गुजरी है। जितने शेड बना है, फीडिंग, ये वो अल्टम पल्टम, हर चीज़ का खर्चा इनके हाथ से हुआ है। तो ये चूँकि अकाउंट्स को डायरेक्टली डील करते हैं तो हमें इनसे इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी मिल सकती है, और चूँकि डॉक्टर हैं चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। दूसरा हम इनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पे भी इन्होंने काम किया है, अमेरिकन पे भी इन्होंने काम किया है, कैसा पाया, और अगर कल को ये डेयरी फार्मिंग करते हैं तो ये डेयरी फार्मिंग को कैसे करेंगे और किस नस्ल के साथ करेंगे। तो डॉक्टर साहब पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आप जनाब ऐनक उतार के हमारे साथ जो है, आप अगर पेन भी लें तो कोई हर्ज नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल है, अब आप अकाउंट्स को देख रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, 3 साल ही हो गए, डेयरी फार्मिंग करें या ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली बात है सर, डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बिज़नेस है, लेकिन यह है कि तसल्ली के साथ करनी चाहिए। इसमें जल्दबाजी वाला मामला नहीं है। कम से कम 10-15 साल की इसकी फिजिबिलिटी बनती है, तो यह कि सुकून से करने वाला काम है। मतलब ये दूसरे जिस तरह बिज़नेस हैं कि जी छक्के लगते हैं 1-2 साल में, महीनों में, इस तरह का कोई सीन नहीं है इसमें। तो बाकी अच्छे कंसल्टेंट के साथ चलें, अच्छे डॉक्टर के साथ चलें सुकून से, तो बेहतरीन बिज़नेस है सर। आपके ख्याल में एक पॉइंट तो आपका आ गया कि ये करनी चाहिए, दूसरा पॉइंट आप कह रहे हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं जो फिजिबिलिटी हमसे बनवाते हैं वो पहले साल में प्रॉफिट ढूंढना बैठ जाते हैं, और पहले साल में रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कि अगर मैंने 5 करोड़ लगाया तो पहले साल में मुझे कितने वापस आएंगे, लोग इस तरह की कैलकुलेशंस करने बैठ जाते हैं। ये बताइएगा कि अगर आपको कोई बंदा हायर करना चाहता है, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ही आपने जाना नहीं है, वैसे मेहरबानी है आपकी, अगर कोई बंदा आपको हायर करना चाहता है या किसी डॉक्टर को हायर करना चाहता है, वो 100 जानवर ले आता है, 12-13 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो उस बंदे को जो रीज़नेबल प्रॉफिट है वो कितने साल बाद उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए डॉक्टर से? सर जो सही प्रॉफिट है ना, वो तो 3 से 5 साल के बाद ही मतलब करना चाहिए। पहले साल तो सिर्फ जो मतलब आप कह रहे हैं कि दूध से आपको, क्योंकि सारे जानवर ही मिल्क दे रहे होते हैं, चीज़ें दूध से आपको प्रॉफिट तो शो हो रहा होता है, लेकिन वो आपका कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है वो। ठीक है, कम से कम 3 साल और 5 साल के दरमियान, उसके बाद, क्योंकि जब आपका रिप्लेसमेंट स्टॉक पीछे आ जाता है, 2 मतलब के काविंग के बाद आ जाता है ना आपके पास हर्ड, तो जब वो मिल्किंग में आता है ना, तो तब आपका सही प्रॉफिट जो ना वो शुरू होता है। जी ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अमूमी तौर पे जब कभी भी आप फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ बात करेंगे वो आपसे कहते हैं जी 3 साल बाद हमसे पूछिएगा प्रॉफिट। क्यों? देखिए ये ब्रीड जो है ना, ये जितनी सामने खड़ी है, ये अमेरिका से आई है, और ये जिसने ला के दिया उसको ही पता है ये क्या है। ठीक है जी, अगर मैं इस ब्रीड से प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी के अच्छी क्वालिटी के सीमन इसमें रखूँगा, उसमें से बच्चे आएंगे, फिर वो जब बच्चे मिल्किंग में आएंगे ना, इसको तकरीबन 3 साल का टाइम दरकार है, तब इंशाल्लाह मैं आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्शन भी दूंगा, रिक्वायर्ड रिप्रोडक्शन भी दूंगा, सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि 3 साल का टाइम पीरियड जो है इसमें आपको चाहिए होता है आपको प्रॉफिट्स लेने के लिए, तो पहले नंबर पे तो जितने लोग भी काम कर रहे हैं, न्यू है इस कारोबार में, आपकी जो एसेट्स इवैल्यूएशन है वो देखते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये जो सेटअप में बैठे हैं, यहाँ पे हम 35 जानवर लेके आए थे जनवरी 2020 में। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 23 महीने हो चुके हैं, 3 तारीख है आज 4 दिसंबर है जी। आज तकरीबन 2 साल का दुरानिया हो चुका। जो 35 जानवर हम लेकर आए थे, हम बड़ी आपको एक्चुअल फिगर देने जा रहे हैं, कोई बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात नहीं है। उसमें एक जानवर हमारा पहले ही साल एक्सपायर हो गया, मर गया। हमारे पास 34 जानवर रह गए थे पहले साल में। ठीक है जी। दूसरे साल में जो 34 बकाया जानवर बचे, उसमें 2 रिपीटर थे जो गब्बन नहीं हो सके, वो हमने सेल कर दिए। वो हमारे 4.25 लाख के सेल हुए। उसकी जगह पे हमने 4 वच्छियाँ एक दिन की यहाँ पे खड़ी कर दी। लेकिन अब
आप 2 वो भी निकाल दें, पीछे रह गए आपके 32 जानवर। उन 32 में से 3 और एक्सपायर हुई डॉक्टर साहब? दो जानवर मज़ीद एक्सपायर हो गए, एक 546 और एक 618। तो ये हमारे पास इस वक्त टोटल 30 जानवर मौजूद हैं। 2 सालों के अंदर हमने 5 जानवरों का नुकसान कर दिया, ठीक है जी। तो ये अब आप इसकी परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो इस वक्त जो जानवर हमारे पास जनवरी में आए थे उसमें से बकाया 30 बचे हैं। और पहले साल जब ये जानवर हमारे पास आए थे तो हमारे पास वच्छियाँ थी 14, ठीक है जी। अभी हमारे पास वच्छियाँ कोई तकरीबन कमो बेश 15 आ चुकी हैं और अभी तकरीबन 10 के करीब हमारी एक्सपेक्टेड है कि और आ जाएंगी। आप कह सकते हैं कि 25 वच्छियाँ इस साल की, 14 वच्छियाँ पिछले साल की, कोई 39 के करीब वच्छियाँ जो हैं हम कह सकते हैं कि हमारी हो जाएंगी। तो वो जो हर्ड 35 से शुरू किया था, आज वो हमारा हर्ड जो है वो तकरीबन ये 39 और 30 69 के पास खड़ा है, 69 के पास खड़ा है। तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, कि आपके नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं, इसको वैल्यू एडिशन में काउंट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पर अमेरिकन काऊ के साथ काम कर रहे हैं, आपने ऑस्ट्रेलियन कैटल के साथ भी काम किया है, क्या डिफरेंस देखा आपने ऑस्ट्रेलियन में और अमेरिकन में? सर ये तो डिपेंड करता है जानवर आपके पास किस तरह के आए हैं। ऑस्ट्रेलियन में मसले मसाइल तो ऑस्ट्रेलियन में भी हैं, तो बाकी ये है कि ब्रीडिंग के इतने मैंने मसले नहीं देखे ऑस्ट्रेलियन में। तो बाकी है कि लॉन्ग लाइफ है, आप मतलब कि 5-6 सूए तो मोस्टली काउ जो है ना वो दे ही जाती हैं। तो बाकी अभी अमेरिकन नई नई आई हैं, इस पर ज़्यादा 2-3 मैक्सिमम 2 साल ही हुए हैं शायद। तो ये है कि अभी देखते हैं इनके साथ ब्रीडिंग के लिहाज से। तो ये सर मतलब अभी जिस तरह की खबरें मिल रही हैं ना, तो वो तकरीबन हर बंदा ही तंग है। तो बाकी मसले मसाइल इनके मतलब कि वैसे तो ऑस्ट्रेलियन से ना ये थोड़े टफ़ हैं बाकी डिजीज़ कंडीशन के लिहाज से, लाइक मेस्टाइटिस वगैरह या दूसरे जो हैं मसले। तो मेटाबॉलिक इश्यूज़ भी इनमें मतलब इतने ज़्यादा नहीं है हमने फेस किए। तो मेन ब्रीडिंग का ही है, बाकी रह जाता है। जी हम भी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं अमेरिकन की। पहले आपको बताते हैं इनकी खूबसूरती क्या है। एक तो इनको साड़ू जल्दी नहीं होता, बेशक ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही मैनेजमेंट में आप गाय को रखें ऑस्ट्रेलियन को, उसी मैनेजमेंट में आप रख लें उसको, ये जो है ऑस्ट्रेलियन को, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन सेम मैनेजमेंट में चल रहे हो तो अमेरिकन गाय को जो है साड़ू कम आता है, ये हमने ये नोट किया है। दूसरा इनके चड्डे बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के चड्डे बनाती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनकी ब्रीडिंग जो है वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन की है। मतलब वही हमें ये लगता है कि अगर हम साल में ऑस्ट्रेलियन से बच्चा लेते हैं, आम तौर पे जो काविंग इंटरवल है डेयरी फार्म्स पे 400, 410, 415 दिन का चल रहा होता है। काविंग इंटरवल से मुराद के एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला। तो अमेरिकन में ये फासला थोड़ा ज़्यादा है। या आप ऐसे कह लें कि अगर एक ऑस्ट्रेलियन को 2 टीके रखे तो वो गब्बन होती है, तो अमेरिकन को शायद 3 या 3.5 रखने पड़ते हैं तो फिर वो गब्बन होती है। ऑस्ट्रेलियन पे हम चौथे लैक्टेशन में भी सेक्स सीमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन पे हम पहले लैक्टेशन में भी जो है हम नॉर्मल सीमन पे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ़र्क आता है। ब्रीडिंग पे प्रोडक्शन डेफिनेटली इनकी अच्छी है, ठीक है जी, लेकिन ओवरऑल एक तो है ना गर्मी के मौसम में आपके कंसेप्शन रेट्स कम आते हैं, ओवरऑल सर्दी के मौसम में भी अगर आप कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग जो है अमेरिकन से बेहतर है। तो डॉक्टर साहब अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी हो, आपने कल अपना फार्म बनाना हो, तो समझिए कि पैसे बहुत हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है। कितने जानवरों से स्टार्ट लेंगे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस ब्रीड पे काम करना चाहेंगे? कम अज़ कम तो सर मेरे ख्याल से मतलब कि 50 से 100 के राउंड बोर्ड तो जानवर होने चाहिए। मतलब 70 या 50 या 100, मतलब 100 होने चाहिए। 100 हाँ 100 होने चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है तो कम अज़ कम 100 होने चाहिए। तो बाकी ये है कि जानवर की बात जिधर तक है तो मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलियन जानवर पे करना चाहिए, और जाके उधर से खुद सिलेक्शन करके मतलब कि ऑक्शन वाले जानवर या जो अच्छे किसी फार्म के जिसका अच्छा रिकॉर्ड है उधर से जानवर लेके आएँ, जो कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के साथ तकरीबन मिलता जुलता है। ऑस्ट्रेलियन का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो जानवर जो है ना वो आपके ज़्यादा इधर रिलायबल रहेंगे। अच्छा एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तान में जो गाय आती है ना वो कमर्शियल गाय है, ठीक है जी। कई कैटेगरी के जानवर आप पाकिस्तान में ला सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टर जो है जिससे आप मुआहदा करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि यार मुझे $4,000 दे दो एक गाय का, तो शायद आप $4,000 को नहीं देंगे। अगर आप अच्छी कैटेगरी की कैटल लेकर आएँ किसी अच्छे फार्म से,
ठीक है। जैसे मैं पीछे वीडियोस में दिखाता रहा हूँ HRM डेयरी फार्म की जो गायें हैं वो ऑक्शन की गायें हैं। अगर आप कहें कि वो आपको $3000 में या $3200 में ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएंगी तो वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। तो अगर आप अच्छी कैटेगरी का जानवर लेकर आएँ, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि 6 लाख की गाय के मुकाबले में अगर आपको 7.5 लाख की गाय मिल जाए, लेकिन उसके करैक्टर अच्छे हों, ब्रीडिंग अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, तो वो 1.5 लाख रुपये अपना निकाल देती है, बड़े आराम से निकाल देती है, ठीक है जी। तो कोशिश करें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आप खुद जाएं डेयरी फार्म्स पे, अच्छे फार्म जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। जैसे रिचर्ड है फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, बहुत तगड़ा फार्मर है ऑस्ट्रेलिया का, उसके फार्म पे जाएं, उसके अच्छे कैटेगरी के जानवर आप लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप कोई यही जानवर जो है, जो हम कह रहे हैं ना कि 3 साल बाद आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट आप देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर आप इस कैटेगरी के जानवर ले आएँ तो आप शुरू में से ही अपने हर्ड को एक सस्टेनेबल जो है आप प्रोडक्शन पे और अकाउंट्स के हवाले से आप ले जाते हैं। अब हमारे पास चूँकि कमर्शियल गाय आती है, जितनी गाय बैठी सारी कमर्शियल गाय है। अगर हम कहें कि अमेरिका की एलीट क्लास है तो ये बिल्कुल झूठ है, ये अमेरिका की एलीट क्लास नहीं है, क्योंकि हमने उतने पैसे ही नहीं दिए। और अगर कंपनी उतने पैसे मांगती तो शायद हम उतने पैसे ना देते। इसलिए कंपनी क्या करती है, वो दरमियाने से एवरेज कैटेगरी के जानवर ला के आपके हवाले कर देती है। तो अलीट एनिमल्स तो ये नहीं होते, किसी तरह से भी नहीं होते, क्योंकि अलीट एनिमल जो है वो $2000 की जो है वो कम से कम $2000 की गाय अमेरिका से मिलेगी। फिर उस पर फ्रेट चार्जेस हैं, उस पर कई सारे अखराजात और आते हैं, तो $3200 में आपको जो है वो फार्मर नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि गाय जो है वो जो $700 से $1300 के बीच में परचेजिंग की जाती है और आपके हाथ में थमा दी जाती है। उसमें फिर कुछ जानवर अच्छे भी निकल आते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। हमारे पास यहाँ पे अमेरिकन गाय खड़ी हैं, ये इसके सेक्शन में खड़ी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, 20 लीटर से ऊपर नहीं गई। दैट्स साहब है वो अमेरिकन ही है जी, टैग उनको अमेरिकन का ही है, सारी फीडिंग सेम है, मैनेजमेंट सेम है, हर चीज़ सेम है। लेकिन वो कहती है जी 20 लीटर पे हमारे हाथ खड़े हैं। अब मैं 20 लीटर वाली गाय लेनी है तो भाई आप मल्लू मोड़ मंडी चले जाएँ, क्रॉस ब्रेड का जानवर ले आएँ, आपको 3-3.5 लाख का या 7-3.5 लाख का मिल जाएगा। वो भी आपको 20 से 25 लीटर दूध दे देगा। अगर मैंने 5 लाख लगा के 5.5 लाख लगा के मैंने 20 लीटर ही लेना है, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं इस पर इन्वेस्टमेंट ना करूँ। कम से कम जो फिगर है 30 लीटर प्लस की होनी चाहिए, कम से कम जो जानवर आपको 9 से 10 हज़ार लीटर जो है वो सुए में देता हो। ये फिर आगे जाके इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करेगा। अखराजात बहुत ज़्यादा है, फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनपुट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जब तक 30 से ऊपर की प्रोडक्शन नहीं होती आपको रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमने जो है काफ़ी बातें खोल के बयान कर दी हैं। ये मैं ना जी इस पर मेरा चूँकि 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया डेयरी एनिमल के साथ, इसमें हम ऑस्ट्रेलियन पे भी हमने काम कर लिया, हमने अमेरिकन पे भी काम काफ़ी कर लिया है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बना के पेश करेंगे बहुत जल्द, जिसमें बताएंगे कि अमेरिकन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ऑस्ट्रेलियन के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे ही हों, हर एक जो है ना जी चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। तो वो आपने फिर आगे फैसला कर लेना है कि किस लिमिटेशन पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस पे आप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।